यार क्या आप जानते हैं कि 5 साल में एक साल ऐसा आता है जिसमें गवर्नमेंट जो है 2 बार बजट निकालती है। एक इलेक्शन से पहले जिसको इंटरिम बजट बोला जाता है, दूसरा इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद जिसमें जिसकी भी गवर्नमेंट बनती है वो फिर हमारा जो है मेन बजट निकालते हैं। लेकिन क्या आपको पता भी है कि ये बजट होता क्या है, इसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या कैसे कैसे देखा जाता है? तो जल्दी से चलते हैं हमारे इस वीडियो में, जो आपके क्लास 12th का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है गवर्नमेंट बजट, जो कि 6 मार्क्स वर्थ रखता है, उसके बारे में जानने के लिए। हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडु कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो है गवर्नमेंट बजट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है यार पर्सनली। और इसको आप जो है रियल लाइफ से, क्योंकि यार बजट तो हर साल निकलता ही है, न्यूज में देखो, हर न्यूज में जो है आपके ब्रेकिंग न्यूज आने लग जाती है, सरकार ने ये टैक्स कम कर दिया, इस पे बढ़ा दिया, ये वो एक्सेट्रा। तो ये लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और भैया ये वीडियो देखने के बाद जो आपका बजट हाल ही में ही आने वाला है उसके साथ रिलेट करना, आपको मजा आएगा। चलो, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गवर्नमेंट बजट। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं यार, बजट होता क्या है। यार देखो, बजट क्या है, आपका कुछ भी नहीं है। जब भी हम कहीं जाते हैं, सपोज करो, उससे पहले बजट बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो बजट में हम क्या करते हैं, जो आने वाले टाइम का कोई भी इवेंट है उसके खर्चे हम लिखते हैं नॉर्मली। बट जो गवर्नमेंट बजट बनाती है उसमें आने वाला फिस्कल ईयर, मतलब जो भी फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल 1 टू 31 मार्च, उसमें आने वाले जो है खर्चे और कहां कहां से कितनी कितनी एंटिसिपेटेड इनकम हो सकती है वो सब लिखती है। तो अब मैं आपको अगले 10 मिनट में पूरा चिट्टा देने वाला हूं आपके गवर्नमेंट बजट का, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिलीव मी, ये 10 मिनट की अगर आपने वीडियो देख ली और उसके बाद जो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं अगर आपने वो कर लिए, तो भैया बजट की और कोई वीडियो, और कोई बुक, और कोई चैप्टर आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूं गवर्नमेंट बजट होता क्या, गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ये जो अपकमिंग फिस्कल ईयर होता है उसके लिए बनाया जाता है। कभी भी बजट पुराने उसके लिए नहीं बनाते। बजट आपने बीएसटी में ही पढ़ा होगा, टाइप ऑफ प्लान्स में एक होता है बजट, मतलब एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक स्टेटमेंट होता है जो आने वाले टाइम का, फ्यूचर के लिए बताता है। ठीक है, उसके बाद ये फैक्ट्स दे रखे हैं, इसको जो है सिर्फ रीड कर लेना। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके जो एग्जाम में आता ही आता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। मतलब हमें लगता है कि यार बजट क्या है, मतलब क्या खर्चे ही तो लिख रहे हैं, इनकम ही तो लिख रहे हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि यार ये बजट जो है ना, ये इतना पावरफुल टूल है गवर्नमेंट के हाथ में कि मतलब वो अपने इतने सारे ऑब्जेक्टिव, मतलब गवर्नमेंट के जो पर्टिकुलर बेसिक रूट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सिर्फ अपने बजट से पूरा कर सकती है। जैसे सबसे पहला हो गया आपका रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या हो गया? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब गवर्नमेंट चाहे तो किसी एक इंडस्ट्री को बढ़ा भी सकती है, किसी एक इंडस्ट्री को गिरा भी सकती है अपने बजट के थ्रू। मतलब अगर उसको जो है अपनी एक ऐसी इंडस्ट्री को बढ़ाना है, जैसे खादी प्रोडक्ट्स, खादी इंडिया, इस इंडस्ट्री को बढ़ाना है, हमारे हमारे घर में जो बने हुए जो खादी जो कपड़ा है उसको बढ़ाना है, तो वो क्या करेंगे, उसमें टैक्स कंसेशन दे देंगी, उसमें सब्सिडीज दे देंगी, सो दैट लोग एनकरेज हो जाए, यार सस्ता देखकर खरीदे, अपने आप इंडस्ट्री उठेगी। और जिसको डिस्करेज करना है, सपोज करो पेट्रोलियम इंडस्ट्री को जो है डिस्करेज करना है, पेट्रोल हमारी इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है, महंगा भी पड़ता है और हमें दूसरी जगह से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर हमें उसको डिस्करेज करना है और इलेक्ट्रॉनिक को एनकरेज करना है, तो पेट्रोल्स पे या फिर टबैको को डिस्करेज करना है तो उन पे टैक्सेस ज्यादा ज्यादा लगाने लग जाएगी, सो दैट क्या है, लोगों को महंगा पड़े तो वो अपने आप खरीदना बंद कर देंगे। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा वे भी होता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का। ऐसे जो सर्विसेज हैं जिसमें कोई नहीं घुसता, कोई प्राइवेट पार्टी नहीं घुसती है, क्योंकि उसमें या तो प्रॉफिट नहीं होता या तो कॉस्ट बहुत बियर करनी पड़ती है, जिनको हम जो है नॉन रिवलरस या नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स बोलते हैं, जो पब्लिक गुड्स का नेचर होता है। मतलब ऐसे गुड्स विच आर मेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल बट नॉट द प्रॉफिट मोटिव। तो इसमें जो है गवर्नमेंट खुद जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, जैसे सैनिटेशन हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, नेशनल डिफेंस हो गया, एक्सेट्रा। उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का, वो होता है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। मतलब जो लोगों के बीच में ये जो भेदभाव पैसों को लेकर कि भाई अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, वो भी डिफरेंसेस कम करते हैं कि भैया अमीरों पे जो है ज्यादा ज्यादा टैक्स लगाकर गरीबों से जो है, गरीबों को जो है उस पर सब्सिडीज दे दी टैक्स पे, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडीज दे दी, राशन शॉप्स के थ्रू सस्ते में सामान दे दिया, उन सब पे खर्चा करते हैं, सो दैट ये जो इनइक्वालिटी है बिटवीन द इनकम ऑफ रिच एंड पुअर वो कम से कम हो जाए। उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर जो है हमारी इकोनॉमी बहुत अनस्टेबल हो रखी है, प्राइसेस कभी भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो वो अपनी बजट में फिस्कल पॉलिसी के थ्रू जो है वो उसको इंप्रूव कर सकते हैं। अगर प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं तो वो अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, और या फिर टैक्सेस जो है वो कम कर बढ़ा देंगे। और अगर उन्हें लग रहा है कि यार प्राइसेस बहुत गिर रहे हैं, डिफ्लेशन बहुत हो रही है, तो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे या फिर जो है टैक्स कंसेशन या सब्सिडीज देने लग जाएंगे। उसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। जितनी भी पीएसयूज होती है, पब्लिक
पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उनका भी खर्चा, उनके स्टाफ की सैलरी कहां से निकाला जाता है? बजट से ही निकाला जाता है। दिस इज इंटीग्रल पार्ट। जैसे इंडियन रेलवे अगर हमने चलानी है अच्छे से तो भैया उसका खर्चा यहीं से निकाला जाएगा, बजट से। उसके बाद जो है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? देखो यार, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इकोनॉमी कब ग्रोथ करेगी? जब उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो बजट में डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के ऊपर पैसा लगाया जाता है, सो दैट जो है हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, उसमें प्रोडक्शन ग्रो करे, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव आ जाता है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। मतलब कोई एक स्टेट जो है इतनी डेवलप्ड है और एक स्टेट जो है एकदम टोटली अंडर डेवलप्ड है, तो इनमें जो डिफरेंसेस है इसको जो है डिक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट एंटाइज करती है कंपनीज को, अपनी फैक्ट्रीज, अपने प्लांट जो है ऐसे बैकवर्ड एरियाज में जाके सेटअप करो, हम आपको टैक्स कंसेशन देंगे, हम आपको सब्सिडी देंगे, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज रेट पे देंगे, एक्सेट्रा। वो एनकरेज हो जाती है, वहां पर इंप्लॉयमेंट बढ़ती है और लोगों के पास इनकम आती है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ बजट। तो बजट जो है मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है आपका रेवेन्यू बजट, दूसरा होता है आपका कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट वो होता है जो रेवेन्यू पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन से डील करता है, मतलब जो ना तो आपके एसेट को अफेक्ट करता है गवर्नमेंट के, ना तो उसकी लाइबिलिटी को अफेक्ट करता है, इसको हम रेवेन्यू पार्ट ऑफ बजट बोलते हैं। सिमिलरली कैपिटल बजट जो उसके एसेट और लाइबिलिटीज को अफेक्ट करता है, वो उसको हम कैपिटल बजट बोलते हैं, जिसमें कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, जो टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस इसमें होती हैं, तो एक तो हो गई उसके पैसा आने की, ठीक है, उसके इनकम की, दूसरा होता है उसके एक्सपेंडिचर की। अब किसी भी गवर्नमेंट का जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है आपका, सॉरी, सबसे पहले चलते हैं इनकम पे। तो इनकम में दो टाइप की होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एज इन जो रेगुलर नेचर की उसकी जो इनकम होती है, ठीक है, जो ना तो किसी लाइबिलिटी को जो है वो बढ़ाती है, ना तो किसी एसेट को कम करती है। ये डेफिनेशन याद रखना, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर द रिसिप्ट्स विद नाइदर डिक्रीज द लाइबिलिटी नॉर इंक्रीजेस द एसेट ऑफ, सॉरी, जो नाइदर इंक्रीजेस द लाइबिलिटी नॉट डिक्रीजेस द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें मेजर टू सोर्सेस आ जाते हैं आपके, एक होता है टैक्स और दूसरा होता है नॉन टैक्स। देखो किसी भी सरकार का मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है टैक्स रेवेन्यू, जो कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो टैक्स ऑन प्रॉपर्टी एंड इनकम पे लगाया जाता है, जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सचेंज पे लगाया जाता है, जिसका बर्डन शिफ्ट हो जाता है। जीएसटी, वैट, ये सब इनडायरेक्ट हो गया, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब डायरेक्ट हो गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गए जो आपके प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स वो कमाती है, फीस जो डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लगाती है, रजिस्ट्रेशन फीस, कोर्ट फीस, इंटरेस्ट फ्रॉम लोन, उसने किसी को लोन दे रखा है उस पर इंटरेस्ट आ रखा है, लाइसेंस फीस, फाइन, पेनल्टीज, एस्चीट्स। एस्चीट्स होता है बेसिकली अगर कोई बंदा जिसके पास पैसा या प्रॉपर्टी थी लेकिन वो मर गया और उसके क्लेम करने वाला उसकी प्रॉपर्टी पे कोई नहीं है, तो वो गवर्नमेंट ले लेती है। ऐसे ही होते हैं गिफ्ट्स एंड ग्रांट, फॉरफीचर्स एंड स्पेशल असेसमेंट, ये सारे आ जाते हैं आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू में। अगला आता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। ऐसे रिसिप्ट जो या तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ाती है या उसके एसेट को कम करती है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। जिसमें आपके क्या क्या आ जाते हैं? इसको नॉन रेकरिंग, नॉन रूटीन बोलते हैं, क्योंकि ये रेगुलर नेचर का नहीं होता। इसमें मेजर आ जाते हैं आपके जब वो बोरो करते हैं, पैसा बोरो कर रहे हैं, लाइबिलिटी बढ़ रही है, कैपिटल रिसिप्ट। ऑन दी अदर हैंड वो जब रिकवरी ऑफ लोन, उन्होंने किसी को लोन दिया था, उसका पैसा वापसी आ जाए तो एसेट कम हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जब वो शेयर सेल कर देते हैं प्राइवेट पार्टी को, तो वो बनते हैं, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अगेन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है उनका एसेट है, तो ऑटोमेटिकली जो है उनका एसेट कम हो गया। और स्मॉल सेविंग्स, स्मॉल सेविंग्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स जिसके थ्रू जो है गवर्नमेंट जो है पब्लिक से पैसा लेती है इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल सेविंग, जो कि अगेन लाइबिलिटी है, कल को वो पैसा वापस करना और उस पर रिटर्न भी देना है। अगर यही हम एक्सपेंडिचर पार्ट में चले तो दो पार्ट के हो जाते हैं अगेन, एक होता है रेवेन्यू, दूसरा होता है कैपिटल। ऐसा एक्सपेंडिचर जो ना तो उनकी लाइबिलिटी को कम करता है ना किसी एसेट को बढ़ाता है, इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो रेगुलर या रेकरिंग इन नेचर होता है, जिसमें आ जाती है पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट, एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ग्रांट्स टू स्टेट एक्सेट्रा। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करता हूं, विच आइदर क्रिएट्स एसेट और causes a reduction in the liability of the government। मतलब कैपिटल इससे अगेन नॉन रेकरिंग होता है, कोई भी ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो या तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को कम करता है या उसके एसेट को बढ़ाता है, वो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये या तो कैपिटल स्टॉक को बढ़ाएगा जो कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है इकोनॉमी की,
ठीक है, जैसे फ्लाईओवर बनाना, मेट्रो बनाना, एक्सेट्रा, ब्रिजेस बनाना। अब आते हैं टाइप ऑफ बजट। तो टाइप ऑफ बजट में एक होता है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट जब उसके रिसिप्ट जो है उसके एक्सपेंडिचर के बराबर हो, विच इज इम्पॉसिबल टू अचीव, मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं टेक्निकली, बट कभी नहीं हुआ आज तक। उसके बाद होता है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट में उसके रिसिप्ट जो है उसके एक्सपेंडिचर से ज्यादा होते हैं। तो जब भी इकोनॉमी में जो है इन्फ्लेशन हो रही हो, तो गवर्नमेंट का सरप्लस बजट आता है, क्योंकि वो अपने एक्सपेंडिचर कम करती है और टैक्सेस को बढ़ाती है। उसके अलावा डेफिसिट बजट, जब भी इकोनॉमी डिफ्लेशन में होती है तो उसका डेफिसिट बजट आता है, जहां पर उसके एक्सपेंडिचर जो है उसकी रिसिप्ट से ज्यादा हो जाते हैं। अगला चलते हैं मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो अगर हम बजट डेफिसिट सॉरी तो अगर हम बजट डेफिसिट की बात करें तो मेजर 3 टाइप के जो है इसमें डेफिसिट आ जाते हैं। सबसे पहला होता है रेवेन्यू डेफिसिट। तो हमने पढ़ा था जो रेवेन्यू बजट होता है जिसमें सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो उसके बेस पे जो उनकी रेगुलर एक्टिविटीज के बेस पे जो उसको डेफिसिट हो रहा है उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं, विच इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ये फॉर्मूला याद रखना, आजकल इससे जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना लग गया। और इसका सिंपल सा मतलब होता है कि गवर्नमेंट का अपना रेवेन्यू जो वो रेगुलर बेसिस पे जो उसका मेजर सोर्स ऑफ इनकम है उससे इतना पैसा नहीं कमा रही है कि उसके रेगुलर खर्चे पूरे कर सके। इसका मतलब है वो अपने मींस से ज्यादा खर्च कर रही है। ठीक है, या तो उसको फिर इसके लिए बोरो वोरो करना पड़ेगा, जो अगेन इन्फ्लेशनरी प्रेशर डालता है। मनी प्रिंट करेंगे तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर डालता है। तो इसको जो है बेटर यही होता है कि गवर्नमेंट को अपने खर्चे कंट्रोल करने चाहिए या फिर अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू बढ़ाए, सिंपल सी बात है, टैक्स वैक्स बढ़ाकर। उसके बाद आता है आपका फिस्कल डेफिसिट, जो ओवरऑल गवर्नमेंट का टोटल जो सारा उसकी इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर के थ्रू जो है उसका डेफिसिट आता है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर, जिसमें आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आगे प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आगे, और टोटल रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट में क्या हो गया आपका, टोटल रिसिप्ट में आपके रेवेन्यू रिसिप्ट हो गए। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में एक बात याद रखना, दो टाइप के रिसिप्ट होते हैं। कैपिटल रिसिप्ट में आपके दो टाइप के रिसिप्ट होते हैं। एक होता है आपका डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, मैं इसको लिख देता हूं डीसीसीआर। ठीक है, और ये सॉरी कैपिटल रिसिप्ट है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, सॉरी माय बैड। तो ये हो गया कैपिटल रिसिप्ट डीसीसीआर, और ये होता है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। तो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट जो उसके ऊपर लाइबिलिटी बढ़ाता है, और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट जो लाइबिलिटी नहीं बढ़ाता लेकिन उसके एसेट कम करता है। तो एक बात याद रखना, फिस्कल डेफिसिट में हम सिर्फ जो है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट ही ऐड करते हैं, हम बोरोविंग्स उसकी एक्सक्लूड कर देते हैं, जितना भी वो पैसा बोरो करती है, क्योंकि एक्चुअली में फिस्कल डेफिसिट से ही हमें पता चलता है कि कितना उसकी बोरोविंग रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इंडिकेशन ऑफ हाउ फार गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मींस। फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही बोरोविंग्स होता है। तो जब भी क्वेश्चन आता है फिस्कल डेफिसिट निकालने का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और अगर उसमें बोरोविंग्स दिया हुआ है, बच्चे अपना पूरा फॉर्मूला लगा रहे होते हैं, सिर्फ बोरोविंग्स की अमाउंट लिख दो, आपका फिस्कल डेफिसिट आ जाता है। इतनी सी बात हमेशा याद रखना। ठीक है, अच्छा इसी में पहले मैं इससे पहले मैं भूल जाऊं एक चीज और बताता हूं। एक्सपेंडिचर ना, पहले जब बजट बनता था, अब तो बजट का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया, तो दो पार्ट्स में डिवाइड होते थे। एक होता था आपका प्लान्ड एक्सपेंडिचर, दूसरा होता था आपका नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो होता था जो गवर्नमेंट की प्लानिंग के अकॉर्डिंग, जो हमने 5 ईयर प्लान इंडियन इकोनॉमिक्स में और इन सब में पढ़े हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जिस सेक्टर पे वो खर्चा कर रहे होते थे वो प्लान्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना है भाई, और डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे करना है। नॉन प्लान्ड होता था जो रेगुलर, जो जिसके बारे में सोचना नहीं, जो जाना ही जाना है, जैसे उनके स्टाफ की सैलरी देना, इसमें क्या प्लान करना, वो खर्चा तो होना ही होना है। इसके अलावा जो पेंशन देनी है, जो सब्सिडीज देनी है, वो तो होना ही है, तो वो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता था। ठीक है, चलो मूविंग बैक टू आवर फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट के इंप्लीकेशन होते हैं कि गवर्नमेंट शायद इससे डेट ट्रैप में फंस सकती है, क्योंकि बोरो हो रहा है। अब बोरो हो रहा है तो इंटरेस्ट जाएगा अगले साल से, उस पर इंटरेस्ट जाएगा तो उससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट देना इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट के चांसेस बढ़ जाते हैं, और रेवेन्यू डेफिसिट के चांसेस बढ़ गए तो फिस्कल डेफिसिट के बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि रेवेन्यू डेफिसिट में लीड टू फिस्कल डेफिसिट। आप देख सकते हैं आपका जो ये वाला पार्ट है फिस्कल डेफिसिट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस हो रहा है, तो ये रेवेन्यू डेफिसिट ही तो बन गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लमेटिक होता है कि भैया हम जो है डेट ट्रैप में फंस सकते हैं, कि भैया फिर बोरो करना पड़ेगा, लोन पे करने के लिए लोन ले रहे हैं तो वो डेट ट्रैप बन जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बोरो भी करते हैं बाहर से तो फॉरेन डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है, हम फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो कि अगेन इंटरवेंशन उनकी बढ़ा देता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अच्छा, दो दो उनके पास मेजर सोर्स हैं, या तो बोरो कर लें या डेफिसिट फाइनेंसिंग कर लें। बोरो का मतलब हो गया बाहर से किसी से ले लिया, डेफिसिट फाइनेंसिंग में हो गया प्रिंटिंग न्यू करेंसी, जो कि गलत माना जाता है कभी भी करेंसी प्रिंट करना।
ठीक है। कभी भी देख लेना, कभी एक केस पढ़ना जिम्बाब्वे का, हाइपर इन्फ्लेशन हो गई थी जहां पर एक एक नोट एक एक ट्रिलियन का बना हुआ, लेकिन उससे एक ब्रेड भी नहीं आ सकती है। इतना जो है प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, क्योंकि वहां पर करेंसी जब भी गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती थी वो करेंसी प्रिंट कर लेते थे। ठीक है, तो जिससे मनी सप्लाई बढ़ता रहता है लेकिन गुड्स का वॉल्यूम तो उतना ही है, तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा पहुंच जाता था, जिसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते थे। तीसरा कैटेगरी ऑफ डेफिसिट होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट, जिसमें हम ये देखते हैं कि एक्चुअली में हम जो बोरो कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट में, हम अपने खर्चों के लिए कितना कर रहे हैं और इंटरेस्ट के लिए कितना कर रहे हैं। तो हम फिस्कल डेफिसिट से जब इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हैं तो एक्चुअली में हमें ये पता चलता है कि यार फिस्कल डेफिसिट में जो बोरोइंग निकल के आई है वो हमारे अपने खर्चों के लिए कितनी है, हाउ मच गवर्नमेंट बोरोज फॉर इट्स मीटिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर रेदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। और अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट जीरो आ रहा है, इसका मतलब हम बोरो जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कर रहे हैं। बाकी इसका फॉर्मूला याद कर लेना, इसका इंप्लीकेशन इतना नहीं पूछते। तो दैट्स ऑल फॉर योर गवर्नमेंट बजट। अब मैं आपको जो है ये पीडीएफ देने वाला हूं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, अकाउंट्स एंड इको की महफिल में, उसको जाकर ज्वाइन कर लो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो। बिलीव मी, इसके बाहर से आपके ना तो स्कूल में पूछा जाएगा ना बोर्ड में पूछा जाएगा, इतना कर लोगे इट इज मोर देन सुफाइस, और आपके 6 नंबर यहां पर पक्के कर दिए हैं मैंने। ऐसे ही आप लोगों के लिए मैं रिवीजन करवाता रहूंगा, बस मेरा साथ मत छोड़ना। ठीक है, कमेंट जो है जरूर कर देना, थैंक यू जेकेटी, थैंक यू सर, ये वो एक्सेट्रा, सो दैट हमें भी यहाँ पर थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट जब मिलता है ना तो हमें भी अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन, एक प्रोत्साहित सा होते हैं हम। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।